हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक में। मैं राम भरोस लेगा आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हमने इसके तीनों उदाहरण कर लिए थे। तीनों उदाहरण के साथ साथ हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा देख लिया था। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करेंगे जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है उसके क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। संख्या कैसी होनी चाहिए? एक विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और आगे दिया गया कि q कोई एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, पहली लाइन में मानते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यहां तक मैंने मान लिया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उदाहरणों भी माना था। अब दूसरा लाइन क्या लिखना है? दूसरी लाइन ये लिखनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को कौन सी विधि से हल किया जाता है? यूक्लिड विभाजन विधि से हल किया जाता है। तो यहां लिख देता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है कि a बराबर bq प्लस का r, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जबकि यहाँ जो a b c d है इनमें जो r की वैल्यू है, इस r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, परंतु b से सदैव क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब देखिए, मुझे कुछ ना कुछ b का मान मानना पड़ता है। तो देखिए b का मान क्या क्या माना जा सकता है। तो मुझे ये बताना है 8q + 1 के रूप का हो सकता है। तो मैं बात करता हूं इस 8 के ऊपर। यदि यहाँ 8 दिया हुआ है तो मैं इस b के 2-3 मान मान सकता हूं। कौन कौन से? ऐसी संख्याएं जिसका भाग इस 8 में जाता है, यानी ये तीनों के तीनों मान इस b के माने जा सकते हैं। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन में कौन सा मान दें वो भी देखिएगा। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि उस संख्या का क्या करना होगा? हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या यानी 2 पर बात करते हैं। यदि मैं इस b का मान 2 मान लूं तो मेरे पास में r का मान 0 और 1 आएगा। उसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 8 कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये वाला काम हमें नहीं लेना है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूं b बराबर कितना है? 4। अगर b का मान 4 है तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? r के जो मान आएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, परंतु b से सदैव छोटा होना चाहिए। और ये वाली जो वैल्यू है 4 से छोटी आ गई। अभी हम ये भी बात करेंगे कि हमने 8 क्यों नहीं लिया। अभी हम ये भी बात करेंगे कि हमने 8 क्यों नहीं लिया। अब देखिए, यहाँ मैं 4 इक्वेशन लिखता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगा आज का अपना। bq + r, जबकि मुझे क्वेश्चन में लास्ट में क्या बताना है? 8q + 1, यानी q तो मुझे लास्ट में लेकर के आना है। तो इस क्वेश्चन में मैं इस q की जगह कोई भी और एलिमेंट मान लेता हूं। इस क्वेश्चन में मान लेता हूं भागफल कुछ और है, जैसे कि कोई भी मान लिया इस p को मान लेता हूं। तो b का मान मैंने 4 माना, तो b का मान तो सभी के अंदर कितना रहेगा? 4। इस क्वेश्चन में मैंने q की जगह p माना है, तो ये मान लिया p। आप p q r l m n कोई भी ABCD का वर्ड मान सकते हो। अब देखिए, एक बार तो मुझे r का मान लेना है 0, दूसरी बार में मुझे r का मान लेना है 1, तीसरे नंबर में 2, चौथे नंबर में 3। यानी मेरे पास r के जितने मान थे मैंने उतने अलग अलग प्रकार के इक्वेशन बना दिए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड एंड ये लास्ट इक्वेशन कौन सी हो गई? इक्वेशन फोर्थ। अब देखिएगा, हमें क्या बोला गया था प्रश्न में कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 4 से गुणा किया जाता है तो हमें सीधा सा पता है कि वह आने वाली संख्या भी कैसी होगी?
धनात्मक होगी और सम होगी, क्योंकि 4 से गुणा किया जा रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है, सम संख्या। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, देखिए समझने के लिए मात्र, ठीक है, ये सम संख्या है। अगर किसी सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या भी कैसी होगी, सम संख्या। जबकि मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। कौन सी संख्या का, जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 है, केवल और केवल उनका स्क्वायर करना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर और यहां पर आएगा अपने पास 4p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमें सीधा सा दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। पहले a का स्क्वायर करना है, यानी 4p का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b और प्लस किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब देखिएगा आगे वाली लाइन में क्या आता है, 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16 और ये p स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 हो जाएंगे 8p प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1। देखिए मुझे क्या बताना था, 1 तो मुझे लेकर के आना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 की जगह तो 1 ही रखता हूँ। इसके अलावा बाकी जो भी मेरे पार्ट है उसमें 8 क्यों होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों में 8 कॉमन ले लेता हूँ। 16 में जब 8 का भाग लगाया जाएगा तो आएगा 2 यानी 2 आएगा और p स्क्वायर का p स्क्वायर प्लस 8p में से 8 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा केवल p। और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मेरे पास लिखा हुआ है a का स्क्वायर। अब देखिए 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस p जो है उसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर यहां सीधा लिख देता हूं, माना कि 2p स्क्वायर प्लस p जो है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है, q के बराबर। क्योंकि यहाँ p का चाहे कोई भी मान क्यों ना ले लिया जाए, वो वैल्यू जो आएगी लास्ट में निकल करके q, और q क्या दिया गया था प्रश्न में, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये वाली चीज पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर बराबर 8। इस कोष्टक पूरे की जगह मैंने मान लिया q और प्लस का क्या लिखा गया है, 1। ये हमारे पास कहां से आया था, समीकरण 2 का जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया था तब हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब मैं बात करता हूं समीकरण नंबर 4 की। यदि समीकरण नंबर 4 में इस प्रकार की कंडीशन दी जाए तो क्या होगा, उसके अंदर भी इस प्रकार की कौन सी वैल्यू आएगी उसकी बात करते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ये मेरे पास है समीकरण नंबर 4। यहां लिखा हुआ है 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर भी वापस वही सूत्र लगता है जो ऊपर लगाया गया था। तो यहां लिख देता हूं पहले a स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ तो लिखा है a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 और साथ में q स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 24q और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इस 9 को मैं देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ, किस रूप में चेंज करता हूँ देखिएगा। मुझे एक चाहिए तो एक अलग कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक अलग कर लिया मेरे पास कितने बच गए 8। अब इस पूरे को मुझे 8 क्यों बनाना है, तो इन तीनों में से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी कि इनमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया 8। 16 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 2 बार q स्क्वायर का q स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह। 24 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो जाएगा कितनी बार 3 बार, और 8 में 8 का भाग कितनी बार 1 बार, और ये प्लस का 1।
और इस पूरे कोष्ठक को इस प्रकार से क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। तो यहां लिख देता हूं, देखिए माना 2Q² प्लस 3Q प्लस 1 बराबर क्या मान लिया, Q मान लिया। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी। ये तो 8 अपने स्थान पर, पूरे ब्रैकेट की जगह Q और लास्ट में क्या लिखा प्लस का 1। ये आ गया अपने पास समीकरण 4 के अनुसार। ये आया था समीकरण 2 के अनुसार, ये आया समीकरण 4 के अनुसार। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 5, इसको देता हूं समीकरण नंबर 6। हमारे पास में टोटल कितनी समीकरण थी, 4 समीकरण थी। चारों समीकरणों को जैसे मैंने देखा तो इनमें से 2 समीकरण तो मेरे पास कैसी थी, सम, जबकि मुझे प्रश्न में दिया गया था विषम संख्याओं का क्या करना है, स्क्वायर। मेरे पास 2 संख्याएं थी विषम, दोनों का स्क्वायर किया तो मुझे दोनों के दोनों इस प्रकार से प्राप्त हुए, 8Q प्लस 1 और 8Q प्लस का 1। इस प्रकार से मैं ये क्या कह सकता हूं कि समीकरण, अतः समीकरण 4 व समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या कहा जा सकता है, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप का हो सकता है, 8Q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब देखिए इस प्रकार से हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको बताया था कि हम इस b का मान 8 भी मान सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ 8 मानते हो तो यहाँ r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होगा। यहाँ पर 4 की बजाय मुझे 8 समीकरणें मिलेगी। अब 8 समीकरण में से 4 समीकरण ऐसी आएगी जो सम आएगी और 4 कैसी आएगी, विषम। अगर मैं यहाँ 8 मानता हूँ तो मेरे पास 8 समीकरण आएगी जिसमें से मुझे 4 समीकरणों का वर्ग करना पड़ेगा। वो पार्ट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया था, न तो 2 माना ना 8 माना, बीच की वैल्यू जो 4 है वो मान ली। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। यह क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप का हो सकता है। पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग दिया गया था और इसमें दे दिया किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन दे दिया, क्यूब दे दिया। इसमें हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उन इक्वेशन का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, मैं मान लेता हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। यहां तक हमने लिख दिया। दूसरी लाइन इस प्रकार के प्रश्नों में हम लिखा करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, दूसरी लाइन क्या लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पता है क्या है क्या नहीं है, पूरी की पूरी पड़ी हुई है, 4 क्वेश्चनों में इसका अप्लाई भी कर दिया हमने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है कि a बराबर BQ प्लस R, और जहां पर है R जो है वो R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, परंतु B से सदैव क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इस पूरे के अकॉर्डिंग हल होगा। मुझे नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप का बताना है, यानी क्यू मुझे आंसर में लेकर आना है। तो इस फॉर्मूले में इस क्यू की जगह कुछ और मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो आप, PQRS कुछ भी मानो। मैं यहाँ इसमें P मान लेता हूँ, जैसे अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में भी माना था। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अब मुझे एक B का मान भी मानना होता है, लेट यानी माना B का मान। अब नो क्यू के रूप का बताना है मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या क्या मान सकता हूँ वो देखिएगा। 1 9 में भाग जाता है 3 का और 1 जाता है 9 का। इन दोनों वैल्यू को मैं B की वैल्यू मान सकता हूँ। देखिए पहले छोटे मान को ट्राई करते हैं, इससे काम चलता है क्या। मुझे करना है इस संख्या का क्यूब,
इस संख्या का क्या करना है, क्यूब। जैसे 3 का क्यूब हो जाएगा 27। क्या 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए हमारा 3 से काम चल जाएगा। बड़ी वैल्यू यानी 9 मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने मान लिया, माना b बराबर कितना है, 3। अगर b का मान 3 है तो मैं कह सकता हूं r का मान मेरे पास में इस प्रकार से आएगा 0, 1 और 2। क्योंकि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि b से सदैव क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब मैं b से कौन कौन सी इक्वेशन बनती है वो देखिएगा। a बराबर, पहली समीकरण तो ऐसी बनेगी, b की जगह मुझे रखना है 3, तो यहां रख देता हूं। देखिए ये b की जगह मैंने रख दिया 3, ये इस q की जगह मैंने इस प्रश्न में माना है p, तो 3p 3p 3p। पहले तो मेरे पास में r का मान दिया हुआ है 0, उसके बाद में r का मान है मेरे पास में 1, उसके बाद में मेरे पास r का मान है 3। इस प्रकार से मुझे 3 समीकरण प्राप्त हो गई। कितनी समीकरण प्राप्त हो गई, 3 समीकरण। पहले जो हमने पहला प्रश्न हल किया था उसमें यह बोला गया था केवल और केवल उसी संख्या का स्क्वायर करना है जो विषम संख्या है, जबकि इसमें क्या बोला है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का संख्या धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जो कि हमारे पास तीनों ही पूर्णांक धनात्मक है। अब तीनों का मुझे क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका घन करो। तो यहाँ समीकरण 1 से प्रारंभ कर देते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर समीकरण 1 का जो LHS है उसका तो आएगा a क्यूब, b यानी 3p पूरे का क्यूब। मुझे इसमें से क्या कॉमन लेना है वो देखिएगा, 9 कॉमन लेना है। 3 इसका मतलब देखिए, एक बार थोड़ा प्रसार करके लिख देता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आसानी से आ जाएगा। मुझे 3 गुणा 3 9 चाहिए। क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a का क्यूब बराबर 9। जो मेरे पास में एक्स्ट्रा पार्ट है उस एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ ना कुछ मान लिया करते हैं। क्या मान लिया करते हैं, देखिएगा, माना 3q स्क्वायर। अब देखिए p का स्क्वायर तो p क्यूब है, यहाँ पर जो p का क्यूब है 3 गुणा p का क्यूब, इसको मैं मान लेता हूँ q। अब q क्यों माना, क्योंकि मुझे दिया है कि q कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। यदि p का क्यूब करेंगे, कोई भी वैल्यू लेकर उसको 3 से गुणा करेंगे तो आने वाली संख्या केवल और केवल पूर्णांक ही हो सकती है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूं q। तो मेरे पास में आया 9q। 3 चीजें हमें सिद्ध करनी थी, ये वाली 3q, 9q, 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। उनमें से एक चीज हमारे पास प्रूव हो चुकी है, बाकी 2 चीजें शेष बची हुई है। अब मैं क्या करता हूं, तो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों का क्यूब कर देता हूं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन अगर करेंगे तो मेरे पास देखिए इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है, a का क्यूब बराबर ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई, या लिख सकते हो a प्लस बी, इसका होल क्यूब। होता क्या फॉर्मूला वो देखिएगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, पहले तो होता है a का क्यूब यानी x का क्यूब, उसके बाद में 3 गुणा x स्क्वायर y प्लस 3 गुणा x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब। अब इनको आगे पीछे आप जरूर लिख सकते हो, ऐसा भी बोल सकते थे x का क्यूब y का क्यूब 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। कई ऐसा बोलते हैं कि यहाँ तो x का क्यूब आता है, यहाँ y का क्यूब आता है, प्लस ये प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है 3xy, और अंदर बच जाएगा अपने पास, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यानी दोनों चीजें सेम है। कोई भी काम लो, हम यही वाला काम में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब प्रयोग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए कुछ इस प्रकार से। पहले मुझे x का क्यूब करना है, यानी 3q का, 3q, q की जगह मैंने p माना था, सॉरी क्या माना था, p। तो 3p का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है, प्लस 3 गुणा x स्क्वायर
3 गुणा x यानी 3p का स्क्वायर गुणा y का मान है मेरे पास केवल 1 प्लस 3 गुणा x 3 गुणा 3p गुणा x का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है। y का क्यूब और किसका क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब। अब देखिए हम यहां लिख देते हैं 3 का क्यूब हो गया अपने पास 27 p क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 9 गुणा 3 हो गया 27 यहाँ p स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 9 ब्रैकेट में p प्लस 1। अब देखिए मुझे केवल 9 क्यूब प्लस 1 चाहिए यानी ये वाले जो पार्ट है सारे के सारे एक्स्ट्रा है तो इनमें से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ 9। 27 में 9 का भाग गया 3 बार, यहाँ बच गया 3p का क्यूब। इस 27 में एक भी भाग जाएगा 3 बार 3p स्क्वायर। 9 का 9 बार आ गया, अंदर बचा केवल और केवल p प्लस का 1। हमने क्या सीखा है कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को क्या मान लेना है q मान लेना है। 3q स्क्वायर 3p स्क्वायर 3p प्लस 1 इस पूरे को क्या मान लेना है q। तो इस जैसे ही मैं पूरे की जगह q लिख देता हूं मेरे पास में आ जाएगा 9q प्लस 1। अब ये वो लाइन आ गई जो हमें सिद्ध करनी थी, देखो से हमारे पास ये आ गई। अब मैं क्या करता हूं जो मेरे पास समीकरण 3 है, जो मेरे पास समीकरण 3 है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का घन करने पर क्यूब करने पर समीकरण 3 मेरे पास में ये रही a का क्यूब बराबर 3p प्लस 2 का होल क्यूब। वापस यही वाला सूत्र लगेगा जो अभी यहाँ लगा था। पहले a का क्यूब करना है यानी 3p का क्यूब करना है, उसके बाद में 3 गुणा पहले वाले का तो स्क्वायर गुणा दूसरे वाला नंबर प्लस 3 गुणा 3p गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्या करना है क्यूब करना है, 2 का क्या करना है क्यूब। अब देखिए मेरे पास क्या कुछ वैल्यू बच के आ रही है, देखिएगा वैल्यू आ रही है 3 का क्यूब यानी 27p क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 गुणा 3 27 27 गुणा 2 ये होता है 54 यानी 54p स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 9 9 गुणा 4 9 गुणा 4 कितने होते हैं 36 p प्लस 2 का क्यूब हो गया 8। मुझे क्या चाहिए था 8 तो चाहिए, बाकी 9 क्यूब बनाना है। इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं तो 9 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ आ गया 9 तो बार, 27 में भाग गया 3 बार, यहाँ आ गया p का क्यूब प्लस 54 में इसका भाग जाएगा 6 बार ये p स्क्वायर, 36 में इसका भाग जाता है 4 बार p प्लस कितने 8। ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की जगह मान लेना क्या वाला q मान लेंगे तो हमारे पास में ऐसा आ जाएगा a का क्यूब बराबर 9, इस ब्रैकेट की जगह q प्लस का कितना 8। ये आ गया हमारे पास तीसरी वैल्यू। ये हमने 3 समीकरण मानी थी, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 4, इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 5 और ये मेरी लास्ट इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 6 हो जाएगी। अब मैं क्या कह सकता हूं कि अतः समीकरण कौन सी 4 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर व समीकरण नंबर 6 से इन तीनों समीकरणों से क्या कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या से किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन किस रूप का हो सकता है 3q के 9q के रूप का, 9q प्लस 1 के रूप का और 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको किस प्रकार लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार और छोटा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से दिया हुआ है वो देखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार का दिया हुआ है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैंने मान लिया ये कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। दूसरी लाइन मुझे सेम उसी प्रकार से लिखनी है जैसे सभी प्रश्नों में लिखा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, और R का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से सदैव छोटा होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि B का मान क्या है, 6q + 1, 3, 5 बताना था, तो मैं मान लेता हूं B बराबर कितना है, 6। अगर B का मान 6 है तो मुझे पता है कि मेरे पास R का मान 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 और 5 तक पॉसिबल है। 6 से ठीक छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे पास में देखिए, जितने मेरे पास वैल्यू है R के, उतनी ही मुझे इक्वेशन प्राप्त होती है। ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। B की जगह मुझे लिखना 6, ये 6q, क्या लिखना, BQ + R होता है, B की जगह 6 लिख दिया तो 6q हो गया। यहाँ तक आ गए। पहले मुझे देखिए लिखना है 0, उसके बाद में 1, 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। इन सभी को मैं इक्वेशन नाम देता हूँ फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाले इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वाले इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये वाली इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहाँ एक चीज, छोटी सी एक लाइन है समझने वाली है, जो हमने उदाहरण 1 में सीखी थी। कौन सी लाइन है, मुझे पता है कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो है वो या तो ओड होगा या इवन होगा, यानी या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। परंतु किसी भी सम संख्या या किसी भी विषम संख्या को यदि एक सम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो आने वाली संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, ये वाली संख्या सम है। यदि सम संख्या में वापस से सम संख्या जोड़ दी जाए तो वे संख्या भी कैसी होगी, सम। क्या बोले, यदि सम संख्या में वापस से सम संख्या जोड़ दी जाए तो वह संख्या कैसी होती है, सम। और यदि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाए तो वह संख्या कैसी होती है, विषम होती है। कैसी होती है, विषम। कैसी होती है, विषम संख्या होती है। हमें क्या बताना था, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों के रूप का लिखा जा सकता है। अतः यहाँ एक लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक, अतः किसी भी धनात्मक कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, एक तो देखा था क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और ये लास्ट में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है
कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।